अभी आज से हम कुंडली के ऊपर प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, पराशरी एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से प्रिडिक्शन किया जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसका एक छोटा सा झलक आपको मैं दिखाऊंगा, थोड़ा शुरुआत आपको बताऊंगा। आगे उसके अलग अलग और तरीके हैं और वो सारी चीज समझने के बाद उसके आगे हम केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जाएंगे। पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हम एक जनरल कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं उसको हम अभी तक क्या कहते थे, एक तो लग्न कुंडली, नहीं लग्न कुंडली, ओवरऑल ये लग्न कुंडली या तो फिर बर्थ चार्ट। जो जनरल एक कुंडली होती है जिससे 95% लोग प्रिडिक्शन करते हैं और 95% लोग गलत होते हैं, वो जो मेन कुंडली होती है उसको क्या बोलते हैं, लग्न कुंडली बोलते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्थ चार्ट बोलते हैं। और पराशरी की एक और लैंग्वेज है, उसके अंदर उसको क्या कहते हैं, D1 कहा जाता है। D1 मतलब डी मतलब डिवीजन, 1 मतलब एक। अभी कोई एक चीज का एक हिस्सा क्या होगा, वो खुद ही होगा, तो इसीलिए वो जो कुंडली है, ये एक जो मेन कुंडली है उसको लग्न कुंडली कहा जाता है। उसी तरीके से पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अलग अलग डिविजनल चार्ट है। डिविजनल चार्ट मतलब वर्ग कुंडली। अब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अभी सबसे पहले ये जो लग्न कुंडली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर करके, इसको ओवरटेक करके आप डायरेक्ट वो चार्ट, डायरेक्ट वो वर्ग कुंडली से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। लग्न कुंडली जो है वो हमेशा क्या करती है, लग्न कुंडली हमें किसी भी बात के बारे में इंडिकेशन देती है, मतलब एक हिंट देती है। इंडिकेशन मतलब एक हिंट। लग्न कुंडली हमें हिंट देती है। और जो दूसरी वर्ग कुंडली है जिसको हम डिविजनल चार्ट कहते हैं, वो क्या करते हैं, यहां से हमें इंडिकेशन मिलता है, लेकिन यहां से हमें क्या मिलता है, डिविजनल चार्ट से हमें फाइनल कंफर्मेशन मिलता है। हमेशा ये याद रखना है, डिविजनल D1 कुंडली, लग्न कुंडली या बर्थ चार्ट जो है वो हमें किसी भी प्रकार की चीज के बारे में हमें इंडिकेशन देता है, हिंट देता है, और उसका फाइनल कंफर्मेशन डिविजनल चार्ट यानी कि वर्ग कुंडली बताती है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल ये 4th हाउस है। अब मान लो 4th हाउस के अंदर कोई एक प्लैनेट बैठा है, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 4th हाउस के अंदर शनि भी बैठा है और 4th हाउस के अंदर शुक्र भी बैठा है। अब 4th हाउस जो है, 4th हाउस मदर का भी है, 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, 4th हाउस व्हीकल का है। 4th हाउस के बिजनेस की बात करें तो वास्तु का बिजनेस भी 4th हाउस के अंदर आता है, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट भी 4th हाउस के अंदर आता है। तो अब 4th हाउस के अंदर मदर है, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, इसमें से अच्छा 4th हाउस मानसिक शांति भी है, मेंटल पीस जो है वो भी हमें 4th हाउस से ही हम देखते हैं। तो अब शुक्र और शनि, इसकी जो इफेक्ट है, शुक्र जो है एक बेनिफिक प्लैनेट है, शनि जो है एक मेलेफिक प्लैनेट है। मेलेफिक प्लैनेट हमेशा क्या करते हैं, मेलेफिक प्लैनेट, अच्छा मेलेफिक प्लैनेट कौन से है, एक बार रिपीट भी कर लो आपको, मेलेफिक प्लैनेट कौन से है, राहु केतु शुक्र शनि, राहु केतु शनि मंगल, राहु केतु शनि मंगल, राकेशम, तो ये मेलेफिक प्लैनेट है। हमेशा इस चीज को याद रखना है, मेलेफिक प्लैनेट क्या करते हैं, मेलेफिक प्लैनेट किसी भी व्यक्ति के जीवन को दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल, हार्डवर्क, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, ये सब करने का काम करते हैं। और बेनिफिक प्लैनेट क्या करते हैं, बेनिफिक प्लैनेट व्यक्ति के जीवन को आसान बनाते हैं, कंफर्ट देते हैं, सुख शांति देते हैं, मेंटल पीस देते हैं। अब यहां पर 4th हाउस के अंदर शनि है और 4th हाउस के अंदर शुक्र भी है। अब 4th हाउस किस चीज का है, घर का है, शुक्र किस चीज का है, ब्यूटी का है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति का घर ब्यूटीफुल हो सकता है। प्रिडिक्शन अभी देखो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं कैसे कैसे करना है। 4th हाउस किस चीज का है, प्रॉपर्टी का, घर का।
अब वो फोर्थ हाउस के अंदर कौन बैठा है? शुक्र भी बैठा है, शनि भी बैठा है। अभी शुक्र जो है, शुक्र ब्यूटी का कारक है, तो ये व्यक्ति का घर एकदम ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा घर हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ में यहाँ पर शनि भी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि शनि की होने की वजह से एक तो ये व्यक्ति को, देखो शनि किस चीज का कारक है? डीले का कारक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को अपना घर बनाने में बहुत डिले होगा, क्योंकि शनि फोर्थ हाउस में बैठा है। शनि सेकेंड हैंड का कारक है। कारक तत्व पढ़े होंगे तो बराबर याद होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो उसको रिपीट पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे याद रह जाएगा। तो शनि सेकेंड हैंड का भी कारक है। अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को सेकेंड हैंड का कारक है और डिले का कारक है, तो ये व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टी होगी, एक तो उसको डिले होके प्राप्त होगी, देरी से प्राप्त होगी, और सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी वो ले सकता है, या सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी उसके लिए ज्यादा बेटर है। हम ये देख के इतना बता सकते हैं। अब फोर्थ हाउस मदर का भी है, तो मदर आलसी भी हो सकती है, क्योंकि शनि आलस का कारक है, लेजीनेस का, या फिर मदर ब्यूटीफुल भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र ब्यूटी है। तो अब कैसे पता करें कि हाँ, अभी आपके चेहरे से मैं समझ गया, बस वही, अभी कैसे पता करें कि इसकी इफेक्ट प्रॉपर्टी पे क्या होगी, इसकी इफेक्ट मदर के ऊपर क्या होगी, इसकी इफेक्ट व्हीकल के ऊपर क्या होगी, पता कैसे करें? अच्छा, चौथा हाउस है, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो फोर्थ हाउस के अंदर हमारा हार्ट भी आता है। अभी शनि ब्लॉकेज का कारक है, तो हार्ट में ब्लॉकेज भी हो सकता है, ये भी एक प्रिडिक्शन है। अब कंफर्म कैसे करें? तो मैंने आपको क्या समझाया, ये चीजों से क्या होता है, इंडिकेशन मिल जाता है। और वर्ग कुंडली क्या करती है? कंफर्मेशन करती है कि भाई फाइनल क्या होगा, वो वर्ग कुंडली बताती है। अब ये जो वर्ग कुंडली है, अलग अलग प्रकार की वर्ग कुंडलियां है, टोटल 16 प्रकार की वर्ग कुंडली है, 16 डिविजनल चार्ट है। अगर मुझे, चलो एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। अभी मान लो यहां पर मंगल बैठा है, ये कौन सा हाउस है? सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ हाउस में मंगल बैठा है। अगर ये किसी फीमेल की कुंडली है तो ये सेवेंथ हाउस मतलब कौन, किसका हो गया? स्पाउस, हस्बैंड का हो गया, बराबर। अभी मंगल किस चीज का कारक है? मंगल लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े का कारक है, गुस्से का कारक है, एंगर, शॉर्ट टेम्पर। तो इसका मतलब ये जो फीमेल है उसके हस्बैंड का नेचर लड़ाई झगड़ा वाला हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, बराबर। तो क्या वाकई ही उसका नेचर ऐसा होगा? यहां से इंडिकेशन तो मिल गया, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन कौन बताएगा? वर्ग कुंडली बताएगा, बराबर। अब अलग अलग वर्ग कुंडली के बारे में मैं आपको बताता हूं, और फिर इसका प्रिडिक्शन आपको समझाऊंगा, ताकि आपको बराबर से क्लियर हो जाएगा वो चीज। अभी वर्ग कुंडली के अंदर सबसे पहली जो है, मतलब पहली ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, जिस मैटर के लिए जो है वही आपको बता देता हूं। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट इज D9 चार्ट। D9 मतलब क्या? ये जो लग्न कुंडली है उसके 9 हिस्से करने के बाद जो कुंडली बनती है वो D9 चार्ट होता है, जिसको नवांश बोलते हैं, NAVANSH। नवांश कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नवमांश बोलते हैं। नव मतलब नाइन्थ, अंश मतलब पार्ट। तो ये पूरी लग्न कुंडली को 9 पार्ट में डिवाइड करके, किस तरीके से डिवाइड करना, उसका कौन सा तरीका है वो मुझे पता है, आपको भी समझाऊंगा। अगर नहीं भी समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये कुंडली रेडीमेड हमें मिल जाती है, तो कैलकुलेशन पार्ट की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट कैसे करते हैं वो मुझे आता है, आपको चाहिए तो मैं समझाऊंगा भी सही, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो D9 चार्ट नवांश या तो नवमांश, मतलब ये जो लग्न कुंडली है उसका 9 छोटा छोटा पार्ट करके जो कुंडली बनती है वो D9 कुंडली बनती है। किसी भी चीज को एकदम नजदीकी से देखना है तो हम किस चीज का यूज करते हैं? बाइनोक्यूलर, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, बराबर है, माइक्रोस्कोप का। अच्छा, दूर से कोई चीज दूर है उसको हमें देखना है, तो हमें सबसे पहला वो डिस्टेंस थोड़ा कम करने के लिए हम क्या करते हैं? दूरबीन का यूज करते हैं, उसको बाइनोक्यूलर बोलते हैं। उसका यूज करते तो क्या होता है, दूर वाली चीज थोड़ी नजदीक दिखती है, लेकिन एकदम नजदीक नहीं दिखती है। एकदम उसका नजदीक से स्वरूप देखना है तो उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है।
तो वो परफेक्ट हमें दिखता है। तो बस ये जो है ना, ये जो D1 जो कुंडली है, ये आप समझ लो कि बाइनोक्यूलर है, दूरबीन के जैसा है कि ऊपर ऊपर से क्या दिख रहा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर चीज में जाना है, डिटेल में जाना है, पॉइंट टू पॉइंट उसको पकड़ना है, एक्यूरेसी पे जाना है, तो आपको डिविजनल चार्ट फॉलो करना होगा, करना होगा, करना होगा। इसके सिवा कोई एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है विदाउट डिविजनल चार्ट। 95% एस्ट्रोलॉजर खाली इसी को देख देख के बताते रहते हैं और वो 95% फेल होते हैं, क्योंकि ये आपको ऊपर ऊपर से ही दिखा रहा है और डिटेल के अंदर जाने के लिए ये सारी चीजों का हमें स्टडी करना पड़ता है। अब नवमांश कुंडली जो है वो किस चीज के बारे में बताता है? वो किसी भी व्यक्ति के एक तो भाग्य के बारे में बताता है, भाग्य, नसीब या लक, उसके बारे में बताता है, और उसके स्पाउस के बारे में बताता है। मतलब हस्बैंड है तो वाइफ, और अगर ये कुंडली वाइफ की है तो ये D9 हस्बैंड के बारे में बताएगा। तो D9 कुंडली क्या करती है? भाग्य, नसीब या लक के बारे में बताता है या फिर स्पाउस के बारे में बताता है। ये दोनों चीज हम D9 से देखते हैं। अब उसी तरीके से D10 है, D10 मतलब डिविजनल चार्ट 10। अभी जैसे D9 ये कुंडली के 9 हिस्से करने पे बनता है, उसी तरीके से ये कुंडली का जब 10 पार्ट आप करते हो तो ये बनता है D10 चार्ट, जिसको बोलते हैं दशांशा, दशांशा चार्ट। और ये दशांशा चार्ट किस चीज के बारे में बताता है? ये बताता है किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को, बिजनेस को, जॉब को, या फिर उसके ओवरऑल कर्मा, क्योंकि 10th हाउस कर्म का है। तो ये कर्म का इधर से आप देखोगे तो आपको दूरबीन से दिखेगा कि ऊपर ऊपर से क्या है, लेकिन उसको डिटेल में देखना है तो ये माइक्रोस्कोप है, तो ये ऊपर से दिखाएगा, ये अंदर से दिखाएगा। पोस्टमार्टम नाम सुना होगा, पोस्टमार्टम, तो ये व्यक्ति का ऊपर ऊपर से बताता है, लेकिन पोस्टमार्टम करते हैं तो अंदर एग्जैक्टली क्या है वो पता चलता है। तो उसी तरीके से D9 चार्ट वाइफ के बारे में या फिर भाग्य के बारे में, D10 चार्ट बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब या फिर उसके ओवरऑल कर्म के बारे में। अब ये जो सवाल था आपका मदर वाला, अब मैं इसके ऊपर आता हूं ताकि आपको तुरंत समझ में आएगा। अभी एक और डिविजनल चार्ट है जो है D4 चार्ट। D4 चार्ट किसकी चीज के बारे में बताता है? किसी भी व्यक्ति के घर के बारे में बताता है। घर, होम, प्रॉपर्टी, उसके बारे में बताता है। और D12 चार्ट किसके बारे में बताता है? पेरेंट्स के बारे में बताता है, माता पिता। अब देखो यहां से हमने देखा कि यहां पर शनि भी है, शुक्र भी है, बराबर। लेकिन जब मैंने कोई एक व्यक्ति की, मतलब ये जिसकी कुंडली है उसी व्यक्ति की, मैंने D12 चार्ट को स्टडी किया। D12 चार्ट पेरेंट्स का है, चतुर्थ भाव मम्मी का है, पिता का कौन सा हाउस है? 9th हाउस पिता का है, बराबर। अभी यहां पर एक और चीज कर लेते हैं। यहां पर बैठा है समझो जुपिटर। जुपिटर किस चीज का कारक है? जुपिटर हेल्थ का कारक है, जुपिटर रिलीजन का कारक है। तो ये व्यक्ति के फादर का नेचर रिलीजियस हो सकता है, धार्मिक नेचर हो सकता है, दूसरों के लिए हेल्पफुल नेचर हो सकता है। इससे हमें ये तो पता चलता है। अब जब मैंने ये किसी का D12 कुंडली बनाया, मतलब मुझे पता, मेरे सामने आया D12 कुंडली, चौथा घर सेम इसी तरीके से मदर का है, 9th हाउस पिता का है। देखो आप कोई भी कुंडली पढ़ो, हाउसेस तो सेम ही रहने वाले हैं, बराबर। तो 4th हाउस पेरेंट्स के बारे में बताता है, 4th हाउस माता का, 9th हाउस पिता का। अब जब मैंने ये D12 चार्ट ओपन किया तो मेरे सामने क्या आया कि यहां पर जो है मंगल आ गया, यहां पर शुक्र आ गया, और ये फादर का घर है उसमें शनि आ गया। प्रिडिक्शन चेंज। अब देखो मैंने एग्जांपल के लिए लिया, इसके लिए आपको समझाता हूं। अभी यहां पर से हमें कोई भी एंगल से दिख रहा है, मंगल किस चीज का कारक है? शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा, एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, बराबर, एनर्जी, ये सारी चीजों का कारक है।
अभी यहाँ हमारा प्रेडिक्शन क्या था कि मदर आलसी हो सकती है ब्यूटीफुल भी हो सकता है। और ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन मैंने D12 चार्ट ओपन किया तो शुक्र यहाँ पर ही बैठा है, तो मतलब ब्यूटीफुल है वो तो कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं उसको आलसी बोल रहा था, उसके बदले अभी मैं क्या बोलूंगा कि आपकी मदर एक्टिव होगी, या मदर का नेचर थोड़ा झगड़ा करने वाला होगा, या मदर एग्रेसिव होगी, एनर्जेटिक होगी। एग्रेसिव और एनर्जेटिक लोग क्या करते, बैठे नहीं रहते एक जगह पे, फटाफट अपना काम करते रहते हैं, सुपर एक्टिव होते। प्रेडिक्शन चेंज हो गया। अब ये देख के जो कोई बोलेगा वो करेक्ट जाएगा मदर के बारे में, या ये देख के बोलेगा वो करेक्ट जाएगा नीचे वाला, क्योंकि ये बाइनोक्यूलर है, दूरबीन है, और ये माइक्रोस्कोप है। ऊपर से तो दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो इधर से पता चलता है। D4 मदर का घर है, मदर के घर को ऊपर से ये D1 दिखाता है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम करके एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है वो D12 दिखाता है। यहां पर दिख रहा है कि फादर तो हेल्पिंग नेचर वाले हैं, धार्मिक नेचर वाले हैं, लेकिन वही शनि यहां पर आ गया, फादर आलसी हो गए, या फिर फादर एकदम फोकस वाले हो गए, शनि का कारक तत्व तो उसके अंदर आ जाएगा। प्रेडिक्शन चेंज। अब उसी तरीके से अगर मैंने अभी यहाँ पर D12 पेरेंट्स का मैंने चार्ट बनाया, उसी तरीके से मान लो वही व्यक्ति का मेरे सामने चार्ट आ गया D4 चार्ट, जो प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। अब प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, यहां पर भी शुक्र है, यहां पर भी शुक्र है, तो यहां से दिख रहा है और यहां पर कंफर्म भी हो रहा है कि हाँ इसका घर बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, बहुत अच्छे में दिखने में बहुत अच्छा घर होना चाहिए इसके पास। यहां पर शनि है, यहां पर भी शनि है, तो ये भी समझ में आ गया कि घर तो अच्छा होगा लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगा, और सेकेंड हैंड घर होगा, या घर के आजू बाजू में शनि किस चीज का कारक है, शनि हॉस्पिटल का कारक है, शनि जेल का कारक है, शनि वो कूड़ेदान होता है, कचरा टोपली, कचरा पेटी, उसका कारक है, तो उसके घर के आजू बाजू में वो सारी चीजें मिल सकती है, हमें उससे ये पता चल गया। अब मान लो शुक्र और शनि यहां पर है तो कंफर्म हो गया, लेकिन यहां पर दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन यहां पर आ गया जुपिटर, प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये देख के तो सीधा प्रेडिक्शन क्या आएगा कि इसका घर दिखने में कैसा होगा, वो एक तो हम राशि से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन अभी राशि को 5 मिनट के लिए छोड़ दो, तो इसका घर तो जुपिटर है, जुपिटर क्या है, मंदिर है, जुपिटर स्कूल है, तो घर के आजू बाजू में स्कूल होना चाहिए। समझ में आई बात? आ गया ना, क्लियर हुआ? तो देखो कितना फर्क पड़ गया, यहां पर कोई दूर दूर तक जुपिटर का कनेक्शन नहीं था, लेकिन यहां पर जुपिटर आ गया, यहां पर कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था, वो मंगल यहां पे आ गया। तो इस तरीके से पूरे प्रेडिक्शन में फर्क पड़ जाता है, और इसीलिए कभी भी ये डिविजनल चार्ट को इग्नोर करके कोई प्रेडिक्शन करना नहीं है। अभी मैं दूसरे जो 4-5 इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट है वो भी बता देता हूं, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास जो आते हैं वो आपको मैं बता देता हूं, फिर आपको फिर से प्रेडिक्शन में समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। ये चीज इसलिए बता दी कि आपके ध्यान में रहे। आपके ध्यान में क्या रहे, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये चीज आज अभी आपको स्टार्टिंग में ही मैंने क्यों बताई कि आपके ध्यान में रहे कि यहां से मैं आपको जो प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगा, जो समझाऊंगा, वो फाइनल नहीं होगा। अल्टीमेटली इसको कंफर्म करने का स्टेप्स है, कंफर्म करने का प्रोसेस है, वो पूरा फॉलो करोगे तभी प्रेडिक्शन आपका परफेक्ट होगा। लेकिन शुरू करने के लिए, समझने के लिए हम D1 से ही शुरू करेंगे। आपको ये चीज ध्यान में रहेगी तो आपको भी समझ में आएगा कि ये सर जो बता रहे हैं ये D1 चार्ट है, उसमें हमें इंडिकेशन मिलता है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। उसका फर्दर डिटेल हमें डिविजनल चार्ट में जाके ही कंफर्म होगा। दूसरा हमारे पास जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेन तो ये आता है, फिर एक वेल्थ का आता है। तो फिर मैं यहाँ पर वेल्थ को पकड़ता हूँ D2। वो D2 चार्ट जो है वो वेल्थ के बारे में बताता है। अभी सेकेंड हाउस वेल्थ का है, सेकेंड हाउस पैसे का है ना, वेल्थ यानी पैसे का है। अब सेकेंड हाउस का डिटेल में पोस्टमार्टम करना है, डिटेल में देखना है तो कौन बताएगा, D2 बताएगा। फोर्थ का डिटेल में देखना है तो कौन बताएगा, D4 दिखाएगा। लेकिन मदर का डिटेल में देखना है तो D12 दिखाएगा। अभी उसी तरीके से संतान, संतान भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, उसके बारे में अगर जानना है तो D7 चार्ट जो है वो संतान के बारे में बताता है, जिसको बोलते हैं सप्तांशा। सप्त मतलब 7, आंशा मतलब पार्ट, 7th पार्ट। तो इसकी डिटेल हमें यहां से पता चल जाएगी D7 सप्तांशा चार्ट।
उसी तरीके से व्यक्ति की हेल्थ के बारे में कौन बताता है? D26 चार्ट। D26 चार्ट व्यक्ति की हेल्थ के बारे में बताता है। उसी तरीके से ये सारी कुंडली का 60 टुकड़ा करते हैं, 60 पार्ट, उतना डिटेल में जाते हैं। तो 8वें नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट है D60 चार्ट, जिसको बोलते हैं षष्ठी अंशा। षष्ठी अंशा, षष्ठी मतलब 60, अंशा मतलब पार्ट। तो यहां पर ऊपर ऊपर से और उसका एकदम डिटेल में जाके D60 से अपने को एग्जैक्ट पता चलता है हमें। उसी तरीके से व्हीकल के बारे में जानना है तो D20 चार्ट जो है वो व्हीकल के बारे में बताता है। तो मेन चीज आ गई। व्यक्ति के खुद के बारे में तो D1 है, वेल्थ यहां पर आ गया। सिबलिंग्स मतलब छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, उसके बारे में अगर जानना है तो D3 चार्ट जो है, D3 चार्ट दो तरीके से यूज होता है। एक तो D3 चार्ट होता है सिबलिंग्स के लिए और दूसरा होता है फॉरेन ट्रैवल के लिए। फॉरेन कब जा सकता हूं, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, फॉरेन से रिलेटेड क्वेश्चन की हेल्प लेने के लिए D3 यूज होता है और सिबलिंग्स के लिए D3 यूज होता है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां पर आ गया, यहां पर संतान आ गया। D6 का डिजीज का है उसका, ठीक है। D7 स्पाउस का है, D मतलब 7th हाउस स्पाउस का, तो D9 आ गया। 8th हाउस, 9th हाउस पिता का है वो D12 में आ गया। 10th हाउस D10, 11 लाभ का, और 12वां घर है वो 12th हाउस है उसका, अलग से ऐसा नहीं। मेन जो है 16 चार्ट है। अभी मैंने यहाँ पर कितने लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 चार्ट मेन इंपॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। बाकी के जो आते हैं बहुत रेयर आते हैं। मैं आपको कराऊंगा सब, आपको हिंट सब दे दूंगा, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा है प्रिडिक्शन का। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और कोई भी चीज आपने जरा सा भी 19-20 कर दिया, गलती कर दी, तो प्रिडिक्शन रॉन्ग जाता है। इसके लिए इसको ध्यान से समझना है, डिटेल में समझना है और ये 10 चार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उसके सिवा जो अलग अलग चार्ट है वो मिस फॉर्चून के बारे में बताता है, यानी कि D40 है, D45 है। उसी तरीके से अपना दूसरा D40, D45, हाँ D27 भी है। तो ऐसे अलग अलग डिविजनल चार्ट है, बट हमें मेन फोकस किसके ऊपर करना है? इसके ऊपर करना है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि अभी इनिशियली जो भी मैं प्रेडिक्शन आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, सब D1 से सिखाऊंगा। आपको इसमें प्रैक्टिस बराबर करनी है और देखने का तरीका सेम ही रहेगा। यहां पर हम सब चीजों को देखेंगे, लेकिन जब आप D12 को करोगे तो फिर आप मदर और फादर के ऊपर ही फोकस करोगे। फिर यहाँ पर स्पाउस की और वो सब की बात नहीं आएगी। मतलब जिसका क्वेश्चन है, मतलब जिसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो उसी के डिवीजन चार्ट को पकड़ना है बाद में हमें। ये तो जनरल बताएगा और ये एक एक चीज बताएगा। कोई आएगा मैडम शादी कब होगी, हस्बैंड कैसा मिलेगा, तो आपने यहां से तो इंडिकेशन दे लिया कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन फाइनल कौन बताएगा? D9। तो वहां से आपको एकदम पर्टिकुलर परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो ज्यादा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको भूल के कुछ काम नहीं करना है, इसको ध्यान रख के उसके ऊपर काम करना है। इतना चीज क्लियर हो गया? चलिए अभी हम प्रेडिक्शन की शुरुआत करते हैं। मैंने थोड़ा सा तो हिंट आपको दे दिया, लेकिन अभी और उसको डिटेल में करना है, क्योंकि अभी एस्पेक्ट क्या काम करते हैं, यानी कि एस्पेक्ट मतलब दृष्टि क्या काम करती है, युति यानी कि कंजंक्शन किस तरीके से काम करता है, बहुत सारी चीजें अभी समझनी है। और वो सारी चीज जो D1 चार्ट के ऊपर एप्लीकेबल है वो सारी बाकी के चार्ट के ऊपर होगी, तो तरीका तो सेम ही रहेगा। अब प्रिडिक्शन कैसे करते हैं उसका शुरुआत हम करते हैं। अब ये किसी भी एक व्यक्ति की कुंडली है यहां पर। चलो मैं एक काम करता हूं, आप ही की कुंडली यहां पर मैं बना लेता हूं, आपको धीरे धीरे अभी प्रैक्टिकल भी समझ में आने लगेगा। अभी मैं आपकी कुंडली जो यहाँ पर दिख रही है मेरे सामने जो है, अभी वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन और वो सब बाकी है, उसकी सब पूरी स्टोरी अलग है। लेकिन अभी जो ओवरऑल D1 चार्ट है आपका, उसके ऊपर से हम कुछ चीजें प्रिडिक्ट करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं। आपके सेकेंड हाउस में जो है वो है मंगल एंड शुक्र।
सेकेंड हाउस में है मंगल और शुक्र, थर्ड हाउस में सन एंड मरकरी, फोर्थ हाउस के अंदर कोई नहीं है, फिफ्थ हाउस के अंदर है शनि, सिक्स्थ हाउस के अंदर है जुपिटर एंड केतु, सेवेंथ हाउस में बैठा है मून और ट्वेल्थ हाउस में बैठा है राहु। और आपका लग्न कौन सा है? मिथुन लग्न है। 3 नंबर की ये कुंडली है। बराबर। चलो अभी प्रिडिक्शन का पार्ट समझते हैं। आपके कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर तो कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, फर्स्ट हाउस खाली है। तो अभी आपके खुद के व्यक्तित्व के अंदर किसका प्रभाव रहेगा? पहला घर खाली है, सबसे पहला क्या देखना है, कोई भी घर के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा है। अगर वो कोई प्लैनेट वहां पर नहीं बैठा है तो क्या देखना है हमें कि क्या कोई भी प्लैनेट उस घर को देख रहा है। अभी जो प्लैनेट इस घर को देख रहा है, आपकी कुंडली की बात करें तो आपकी कुंडली के अंदर कौन सा प्लैनेट फर्स्ट हाउस को देख रहा है, यानी कि दृष्टि जो मैंने आपको बताया था, किसकी दृष्टि पड़ रही है? मून की। मून की दृष्टि फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रही है। दूसरे किसी भी प्लैनेट की दृष्टि आ रही है फर्स्ट हाउस पे। जुपिटर की कौन सी दृष्टि होती है? जुपिटर 5, 7 और 10। जुपिटर के पास होता है 5, 9, 5, 7 और 9। ओके, 5, 7, 9। शनि के पास? नहीं याद। शनि के पास है 3, 7 तो सबके पास है, 3, 7, 10। 3, 7। और मंगल के पास कौन सा है? 4, 7 और 8। 4, 7 और 8। बराबर। अब यहां पर अगर हम देखें तो मंगल की दृष्टि कहां पर भी आ रही है? फर्स्ट हाउस के ऊपर नहीं आ रही है। मंगल तो यहां पर बैठा है। अगर उसकी चौथी दृष्टि में गिनूं 1, 2, 3, 4 तो वो यहां पर है, नहीं आ रही है। सातवीं यहां पे, 8वीं नहीं आ रही है। और चौथी और सातवीं यहां पे, 7वीं 8वीं हो गई। अभी शनि, तो शनि यहां पर है। तीसरी दृष्टि यहां पर 1, 2, 3, तो फर्स्ट हाउस का, अभी हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि यहां पर 7, 8, 9, 10 तो वो भी नहीं है। और जुपिटर 7वीं दृष्टि तो यहां पर है। और जुपिटर, तो जुपिटर यहां पर है, गुरु यहां पर है। 5वीं दृष्टि जाएगी यहां पे, 9वीं दृष्टि जाएगी यहां पे, 7वीं दृष्टि जाएगी यहां पे। तो कहीं पर भी फर्स्ट हाउस का और कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की दृष्टि है। बराबर। अभी आप ही प्रेडिक्शन करो। चंद्रमा, पहले तो 2 तरीके से प्रेडिक्शन होगा। चंद्रमा किस चीज का कारक है? पहले सबसे पहला देखो, एक चीज याद रखना, कोई भी प्लैनेट सबसे पहला जो है अपने कारक तत्व का प्रभाव, जो घर में बैठता है, जो घर को देखता है, अपने कारक तत्व उसके अंदर डाल देता है। और उसके बाद में वो जिस घर का मालिक है वो उसका भी रिजल्ट उसके अंदर ऐड कर देता है। आपके ही एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले ये बताइए, चंद्रमा किस चीज का कारक है? चंद्रमा ठंडा है, इमोशनल है। चंद्रमा ठंडा है, इमोशनल है। सबसे पहला इमोशन के ऊपर जाते हैं, क्योंकि नेचर की बात कर रहे हैं। बराबर है। नेचर की अगर हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा की दृष्टि फर्स्ट हाउस के ऊपर है, तो आप खुद ही बताइए, क्या आपका नेचर इमोशनल है? हाँ या ना? हाँ, सीधा सीधा। अभी आप ही की कुंडली है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो है। और फर्स्ट अपने खुद के बारे में, व्यक्तित्व, अपना खुद का कैरेक्टर, अपनी खुद की पर्सनालिटी, बिहेवियर, नेचर, वो सब जानने के लिए D1 ही है, उसका कोई डिवीजन नहीं है। तो ये तो इसमें से ही सब पता लगाना है हमें। और दूसरी एक अलग कुंडली है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो इसी में से हमें देखना है। तो चंद्रमा किस चीज का कारक है? इमोशन का कारक है। यहां पर कोई भी प्लैनेट बैठा नहीं है, तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो फर्स्ट हाउस के प्रभाव, अपने खुद के कारक तत्व के प्रभाव वो फर्स्ट हाउस के अंदर डाल देगा। अब पहला क्या डाला उसने? इमोशनल। ठीक है। दूसरा, चंद्रमा क्या है? ब्यूटी है। चंद्रमा क्या है? वाइट है। बराबर है। तो वो ब्यूटी और वाइट भी यहां पर आ गया।
चंद्रमा की दृष्टि आएगी तो व्यक्ति जो भी लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का होगा तो हैंडसम बोलेंगे, लड़की होगा तो ब्यूटीफुल बोलेंगे, ब्यूटीफुल हो सकता है। तीसरे नंबर में फेयर स्किन यानी कि व्हाइट स्किन हो सकती है। और चंद्रमा किस चीज का कारक है? चंद्रमा टूर्स एंड ट्रैवल्स का कारक है। तो क्या आपको घूमना फिरना पसंद है? हाँ, देखो मुंह पे लाली आ गई, खाली बोलने से मुंह पे लाली आ गई। तो टूर्स, ट्रैवलिंग। अब आप इतनी चार चीजें चंद्रमा को इस तरीके से कनेक्शन देख के आप सामने वाले को पूछ के उनसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति ने बोला कि नहीं मुझे तो इसमें से कोई भी शौक नहीं है, मतलब ये कोई भी चीज आप बता रहे हो मेरे साथ मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? चलो बताओ। आपने बोला, मान लो ये किसी व्यक्ति की कुंडली है, आपके सामने बैठा है, चंद्रमा यहां पर देख के आपने ये चार चीजें उनसे पूछी, क्या आपका नेचर इमोशनल है? बोलता है नहीं। आप ब्यूटीफुल हो दिखने में, मतलब वो तो हमें भी देख के पता लग सकता है, इतना खास ब्यूटी भी नहीं दिख रही है, फेयर स्किन भी नहीं दिख रही है, टूर्स एंड ट्रैवल्स का शौक है, उसमें भी वो ना बोल रहा है। अच्छा, क्या आपका माइंड विवरिंग होता है? हाँ या ना? पहले आपको पूछ रहा हूं, विवरिंग मतलब कभी ये ख्याल आता है, कभी ये ख्याल आता है। होता है, बराबर। तो विवरिंग, माइंड विवरिंग हो सकता है। फिर फिकल माइंडेड, मतलब करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ऐसा होता है आपके साथ? होता है। देखो अभी आपने क्या बोला? होता है कभी कभी, बराबर। कभी कभी वर्ड क्यों आया मालूम है? ये आपके जन्म से ये कुंडली है, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं, चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में हाईएस्ट एक्टिवेट कब होगा? उसका टाइम पीरियड यानी कि उसकी दशा आएगी तो ये सारी चीजें आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी। चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दशा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीज नहीं होगी, ये तो जन्म से लेके आए हो तो ये तो रहना ही रहना है। आई बात समझ में? लेकिन जब चंद्रमा की, इसीलिए आपने बोला होता है कभी कभी, वो कभी कभी क्यों? अगर आपके जीवन में चंद्रमा की दशा आ गई है तो मैं वो टाइम पीरियड के साथ आपको बताऊंगा कि ये टाइम पीरियड के अंदर आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये आपका ओवरऑल है और चंद्रमा की महादशा में इसका पावर और बढ़ जाता है। सेंसिटिव नेचर, आपका नेचर सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पे बुरा लगता है, सेंसिटिव। अब ये सेंसिटिवनेस कब बढ़ जाएगी? जब चंद्रमा की महादशा आएगी तो बहुत बढ़ जाएगी। कोई व्यक्ति छोटी सी भी कुछ बात कह लेगा, धड़ाधड़ रोना शुरू कर देगा। कोई सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा, अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि इसको रोना आ रहा है। लेकिन आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, उसको पता नहीं है। चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ गया है, धड़ाधड़ रोना शुरू हो जाएगा, आंखों में से आंसू निकलने लगेंगे। तो ये कारक तत्वों का प्रभाव है जो हर एक प्लैनेट अपने कारक तत्वों के अपने टाइम पीरियड के समय पे, अपनी दशा के समय पे जबरदस्त एक्टिवेट करते हैं। जब दशा एक्टिव होती है तो बहुत पावरफुली होते हैं, दशा एक्टिव नहीं होती है तो भी एक्टिव तो रहते हैं लेकिन उसकी असर थोड़ी कम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो टाइम पे बाकी प्लैनेट अपना रोल कर रहे होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? अब मैं आपको वो समझा रहा था कि आपने ये सारी चीजें सामने वाले को पूछी, मान लो ये दूसरे की कुंडली है, सब सारी चीजें पूछी, उसने सब में ना बोला, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? मतलब क्लाइंट ने, मतलब जिसने जी ये कुंडली दी है उसका टाइम परफेक्ट नहीं होगा। उसका मतलब उसका टाइम परफेक्ट नहीं होगा। हाँ। और कैसे हम पता लगा सकते हैं? अभी ये बहुत डिटेल वाली बात है लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी अभी मैं हिंट दे रहा हूं। अभी आपने इतनी सारी चीजें बोली, उसने ना बोला, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है, हमें फिक्स रहना है, कंफर्म रहना है। क्योंकि जो चीज आपकी कुंडली के ऊपर लागू होती है वो सबके ऊपर लागू होने वाली है, कोई बचने वाला नहीं है इसमें से। हाँ, सामने वाला कभी आपके सामने झूठ बोले, गलत बोले, ऐसा हो सकता है। बाकी जो सिस्टम, जो पद्धति, जो तरीका हम पढ़ रहे हैं वो कभी फेल होने वाला नहीं है। अब अगर वो ना बोलता है तो इमीडिएटली हमें क्या करना है मालूम है? अगर वो ना बोलता है तो हमें क्या करना है? दो चीज करनी है। अब यहां पर 3 नंबर है कुंडली में, अगर वो ना बोलता है तो हमें एक कुंडली ऐसी बनानी है जिसमें यहां पर 2 नंबर आ जाए, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ये 3 नंबर है।
या तो 2 नंबर इधर हो सकता है या 4 नंबर हो सकता है, आगे या तो पीछे। आई बात समझ में? हाँ हाँ अगर आगे हो गया तो 2, अगर मान लो पीछे हो गया तो यहां पर 4 आ जाएगा। अब 4 नंबर में आपके कुंडली के अंदर कौन सा प्लैनेट है? मंगल और शुक्र। तो मान लो ये दूसरे व्यक्ति की कुंडली है, तो अब मंगल शुक्र यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे वहां पर ही रोक के पूछ लेना, हाँ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फंडे एक बार सेट हो गए, कोई भी कुंडली आप फटाफट पकड़ लोगे। तो 4 नंबर की राशि में जो प्लैनेट है वो यहां पर आ जाएंगे। 2 नंबर की कुंडली में राहु है तो राहु यहां पे आ जाएगा। बाकी सब चीजें उसी तरीके से चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी, उसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए मैंने खाली वही 2 प्लैनेट लिया। अब आपका काम क्या बनता है नेक्स्ट, उसको ये भी पूछो और ये भी पूछो। अब इसमें आप क्या पूछोगे, चलो वो बाद में समझाता हूं, पहले इसमें ये आपको और इजी जाएगा, फिर ये आ जाएगा। इसमें आप क्या पूछोगे? अच्छा चलो आपने बताया ये सब में तो कुछ नहीं है, क्या आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? पहला सवाल, क्योंकि मंगल देख लिया हमने, मंगल एग्रेशन का, शॉर्ट टेम्पर का कारक है। वो बोलेगा नहीं गुस्सा नहीं आता है। अच्छा आप एनर्जेटिक हो, एक्टिव हो, काम करना, फटाफट काम करना, बैठे रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ ऐसा तो होता है। तो तुरंत हमें समझ में आना चाहिए कि मंगल इनकी जो क्वालिटी है, इनका जो नेचर है उसके साथ में मैच हो रहा है। अभी दूसरा शुक्र, कंफर्म करेंगे हम। शुक्र के रिलेटेड कुछ पूछो। शुक्र किस चीज का कारक है? एक तो ब्यूटी का कारक तो है ही है। तो अगर सामने बैठा है व्यक्ति, अगर मेल है तो हैंडसम है, फीमेल है अगर ब्यूटीफुल दिख रही है, तो उसमें तो पूछने वाली बात नहीं है, देख के ही समझ में आता है। लेकिन दूसरा क्या पूछ सकते हैं? शुक्र हॉबीज का कारक है। हॉबीज के अंदर भी परफ्यूम शुक्र से रिलेटेड है, म्यूजिक शुक्र से रिलेटेड है, आर्ट्स शुक्र से रिलेटेड है। तो हम उसको क्या पूछ सकते हैं? मैडम आपको, मैडम यस सर, आपको परफ्यूम यूज करने का शौक है? हाँ परफ्यूम यूज करने का शौक है। अच्छा परफ्यूम में ना बोलेगा तो मैडम आपको, मैडम या सर आपको ब्रांडेड आइटम यूज करने का शौक है? हाँ ब्रांडेड आइटम मैं यूज करता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी उसकी ये कुंडली परफेक्ट नहीं है, ये कुंडली परफेक्ट है। और फिर इसको छोड़ देना है, हमें बाकी सारे प्रिडिक्शन इसी के ऊपर से करने हैं, और इसी के ऊपर से फिर उसका डिविजनल चार्ट बनेगा। समझ में आई लोग कहां कहां गलती करते हैं? बस ये तो क्लाइंट आया, ये देख के धनाधन शुरू हो गए। लेकिन ये सारी चीजों को हमें पहले उससे कंफर्म करना पड़ेगा। कोई 50 साल का व्यक्ति आया, 50 साल पहले गांव में जन्म हुआ था, वो टाइम पे तो ऐसी सिचुएशन थी कि घर में ही डिलीवरी होती थी। अब वो टाइम पे कितने बजे डिलीवरी हुई, किसने समय नोट किया नहीं किया, कैसे पता करेंगे? और एक महीना 2 महीने के बाद तो कुंडली बता देते, उसमें क्या लिखते थे? हाँ रात का समय था, एक काम कर 12 बजे का लिख दे। अब वो पूरी जिंदगी 12 बजे का टाइम लेके घूमते रहता है। जितने लोगों के पास जाएगा, अगर ये जानने की कोशिश नहीं करेगा वो एस्ट्रोलॉजर, 50 एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, 50 के 50 प्रेडिक्शन गलत होंगे, गलत होंगे, गलत होंगे। सबसे पहला स्टेप ये फाइंड आउट करना है। हाँ इससे मैच हो गया, फिर इसी के हिसाब से, हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है, फिर इसी के हिसाब से हमारे डिविजनल चार्ट बनेंगे और उसी के हिसाब से हमारा प्रेडिक्शन होगा। अगर मान लो ये भी ना बोल रहा है, ये भी ना बोल रहा है, तो हमारे पास आता है ये। आपने पूछा गुस्सा आता है? नहीं आता है। एक्टिव हो? नहीं हो। एनर्जेटिक हो? नहीं हो। ब्रांडेड आइटम यूज करते हो? नहीं। तो फिर तुरंत समझ जाना है कि यहां पर ये भी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। और ये काम कर रहा है, लगन में बैठा है राहु। राहु का सबसे पहला क्वालिटी कौन सा? राहु का नेचर जिद्दी होता है। तो क्या आपका नेचर जिद्दी है? हाँ जिद्दी तो है। राहु उल्टा चलता है, कारक तत्व बराबर होगा तो आप उसमें से ही निकाल के पूछ सकते हो। अच्छा ऐसा होता है कि आपको आपकी वाइफ बोलती है कि हम पिक्चर देखने जाते हैं, लेकिन आप जाते हो होटल में, ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। उसको नहीं बोलना कि राहु ऊंधा चलता है। हाँ। हमें समझ जाना है कि वाइफ बोलेगी उससे अलग करेगा, हस्बैंड बोलेगा उससे ऊंधा ही करेगा, उससे अलग ही करेगा। तुरंत समझ में आ जाता है। राहु क्या है? इनसिक्योरिटी है। किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी किसका कारक है? राहु का कारक तत्व है। तो उनको आप पूछ सकते हो कि आपके माइंड में हमेशा कोई ना कोई प्रकार की इनसिक्योरिटी, किसी ना किसी प्रकार का डर या भय मन में लगा रहता है, मैटर चाहे कोई भी होने दो, लेकिन ऐसा होता है? ऐसा तो होता है। तो समझ जाना है कि फिर ये कुंडली परफेक्ट है। इस तरीके से हमें हर एक चीज को पकड़ना है। ये चीज क्लियर हो गया? बोलो कुछ पूछना है? हाँ एक सवाल है,
ये कुंडली सही नहीं है अगर, तो आपने यहाँ पे 4 नंबर लिया और यहाँ पे 2 नंबर लिया, तो आगे पीछे वाले ही नंबर लेने हैं। तो ये आपने एकदम परफेक्ट सवाल पूछा है कि ये 3 नंबर का लग्न है, यानी कि मिथुन लग्न है। अगर ये नहीं है तो कर्क ही लेना है या फिर वृषभ लेना है, इससे आगे यानी ये क्यों नहीं ले सकते या फिर ये क्यों नहीं ले सकते, इतना ही क्यों लेना है, तो उसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक लग्न जो होता है वो 2 घंटे का होता है, एक लग्न 2 आवर्स, बराबर। उसी तरीके से हमारी राशियां कितनी है, 12। एक दिन के टोटल घंटे कितने होते हैं, 12 घंटे। एक दिन में 24 घंटे, 12 से 12 गिनेंगे तो 24 घंटे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली ये 12 के 12 लग्न एक दिन के अंदर आ जाते हैं, 24 घंटे के अंदर। एक दिन मतलब 24 घंटे के अंदर ये 12 के 12 लग्न आ गए। अभी वो क्लाइंट ने आपको बताया कि मेरा जो जन्म का समय है वो 1 बजे का है, ओके। अब 1 बजे के टाइम पे अगर हम कुंडली बना दे तो कौन सा लगन बन रहा है उसका, मिथुन लगन, बराबर। अब आपने उनको ये सारी चीजों के बारे में पूछा लेकिन उन्होंने ना बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बजे का उनका जन्म का समय है वो सही नहीं है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि या तो ये 1 बजे से आगे हो सकता है या 1 बजे से पीछे हो सकता है। 1 बजे से आगे मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के हिसाब से मैं गिनूं तो 11 बजे हो सकता है, और उसके बाद में गिनूं तो 3 बजे तक हो सकता है। यहां से 2 घंटा इस तरफ, यहां से 2 घंटा इस तरफ। और अगर ये 3 नंबर है तो उसके पहले वाला मतलब 4 नंबर का लग्न आ गया, और अगर ये 3 बजे का है तो इसका मतलब ये आ गया 5 नंबर का लग्न। कोई कोई केस में ऐसा भी होगा कि उसका जन्म का समय 1 बजे भी नहीं, 11 बजे भी नहीं, मान लो 10:50 पे है, तो ये नहीं होके ये आ जाएगा। लेकिन वो पता कैसे चलेगा, सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर ये ना बोलता है तो एक आगे का और एक पीछे का लेके कुंडली बनाओ, उसमें से सवाल पूछो। अगर वो ना बोलता है तो फिर इसको लेना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट को बहुत ज्यादा डाउट है अपने जन्म के समय को लेकर और आप बहुत सारी चीजों को पूछते हो फिर भी मैच नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में सीधा प्रश्न कुंडली का सहारा लेना है। नहीं तो अगर आप देखो तो आपकी कितनी कुंडली बनानी पड़ेगी, 12 लग्न के हिसाब से पहले तो 12 कुंडलियां बनानी पड़ेगी। 12 कुंडली बना के उसकी सारी डिटेल उनको पूछनी पड़ेगी, जो डिटेल मैच होगी उसके हिसाब से फिर बाकी का प्रिडिक्शन। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें आपकी जो मेहनत जाती है, इसमें आपके जो एफर्ट्स जाते हैं, उसके सामने आप क्लाइंट के पास से 21,000 51,000 मांगोगे तो आपको कोई देने वाला नहीं है। उनको क्या लगता है कुंडली देखने का 200-500 तो बहुत हो गया, तो ये सब चक्कर में फिर हमें नहीं पड़ना है। हमारे टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, और हम जो अगर मेहनत करते हैं तो उसका हमें सामने रिजल्ट मिलना चाहिए, उतनी कंसल्टेशन फीस मिलनी चाहिए। अगर वो पे करने के लिए रेडी नहीं है तो हमें भी फिर इतनी सारी मेहनत नहीं करनी है, सीधा प्रश्न कुंडली के ऊपर जाना है। प्रश्न कुंडली में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने 3 बजे प्रश्न पूछा, 3 बजे की कुंडली बना दी, बात खत्म हो गई। आई बात समझ में, हो गया डाउट क्लियर। तो ये एक लग्न में अगर टाइम आगे पीछे होता है तो 2 घंटा ये पकड़ लो तो 2-2 घंटे तक तो यही रहेगा। अगर उससे आगे है तो फिर एक ये लेना पड़ेगा। इस तरीके से होता है। हो गया क्लियर, ओके। अब ये राशि का क्या रोल है, 3 नंबर की राशि है। कौन सी राशि है, मिथुन राशि है। मिथुन राशि के कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, कीवर्ड्स याद है, बाकी है, बराबर। अब आप जब मैंने वो आपको कीवर्ड बताए थे वो कीवर्ड से भी मैच करोगे तो भी आपके नेचर के साथ में कुछ कुछ चीजें मैच होगी। लेकिन क्योंकि ये चंद्रमा यहां पर देख रहा है तो ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा, चंद्रमा। बट इसका भी प्रभाव थोड़ा थोड़ा रहेगा, नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। और इसको और किस तरीके से स्टडी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको और एक तरीका है स्टडी करने का। अभी एक साथ में सब डालूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये अभी तक एकदम सिंपल है आपके लिए। इतना क्लियर हो गया। अब फर्स्ट हाउस किस चीज का है, व्यक्ति के नेचर का, बिहेवियर का, पर्सनालिटी का, बराबर। उसी तरीके से सेकंड हाउस किस चीज का है, मनी, वेल्थ, फैमिली। मनी, वेल्थ एंड फैमिली। और उसके साथ साथ में वाणी, लैंग्वेज एंड फूड हैबिट, खाने पीने की उसकी जो इच्छा, खाने पीने की जो उसकी पसंद है, उसकी चॉइस है, उससे रिलेटेड। अब कैसे कंफर्म करेंगे, सेकंड हाउस है, मंगल है। मंगल स्पाइसी होता है। और ये सेकंड हाउस किस चीज का है, खान पीन का है,
तो उनको पूछ सकते हैं क्या आपको स्पाइसी फूड पसंद है। मैं आपको पूछ रहा हूँ आपको स्पाइसी फूड खाना पसंद है। हाँ पसंद है, आपके साथ मैच हो गया। इसका मतलब अभी मंगल तो यहाँ पर ये फिक्स हो गया, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, राइट। दूसरा शुक्र भी यहाँ पर है। क्या आपको शुक्र किस चीज का है? कर्ड का है, दही का है। क्या आपको दही या दही से बनी हुई आइटम खाना पसंद है? पसंद है, बराबर। तो ये भी चीज मैच हो गई। अब इसमें से दोनों में से ज्यादा प्रभाव किसका होगा? सवाल ये भी आता है। देखो मंगल तीखा है, शुक्र मीठा है, तो तीखा मीठा दोनों पसंद है आपको, सिंपल बात है। ये तो अभी आप ना भी बोलोगे ना तो इधर से तो ये जो चीज है वो फिक्स है। सामने वाला कभी हमारे साथ ना बोल सकता है, हमें गलत बोल सकता है, कह सकता है, लेकिन हमारा प्रेडिक्शन कंफर्म रहना चाहिए। हाँ, सवाल ये आता है कि ये दोनों में से ज्यादा प्रभाव किसका होगा। तो एक तो हमें क्या करना है, प्लैनेट की डिग्री देखनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। और दूसरा मैंने आपको उच्च और नीच का समझाया था कि भाई यहाँ पर ये प्लैनेट है वो उच्च का है या नीच का है, या फिर उसके मित्र के घर में बैठा है, या अपने ही घर में बैठा है, या न्यूट्रल न्यूट्रल प्लैनेट के घर में बैठा है, उसके हिसाब से उसके प्रभाव आगे पीछे हो सकते हैं। बट आमतौर पे नॉर्मली ये चीज इतनी मैंने आपको समझाई, आज इतने तक ही रखते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी वाणी, जैसे मंगल का प्रभाव खाने पीने के ऊपर है उसी तरीके से वाणी के ऊपर भी है। आप कभी कभी बात में ऐसा बोलते हो, एक झपट लगा दूंगी, ऐसा बोलते हो बराबर। ऐसा क्यों बोलते हो? मंगल किस चीज का कारक है? लड़ाई झगड़े का, मारने का कारक है, मारामारी का कारक है। तो आमतौर पे आपकी बेटियों के साथ आप ऐसा ही बोलते होंगे, ये काम कर ले नहीं तो एक झपट दूंगी, होता है बराबर। मीठा, शुक्र, वाणी, इसका मतलब आपको यह भी पता है कि मुझे तीखा कब बोलना है और मीठा कब बोलना है। किसी से काम निकलवाना है, किसी से कुछ बेनिफिट लेना है तो मीठा बोलना भी आप अच्छे से जानते हो। और अगर आपका कहा कोई नहीं माना तो उसको बराबर मिलिट्री भाषा में समझाना भी आप जानते हो, दोनों आप जानते हो। मंगल भी है, शुक्र भी है, आया समझ। तो अभी हम बात करते हैं पैसे की, वेल्थ की। तो कौन से सोर्सेस से आपको वेल्थ मिल सकती है? अभी मैं खाली कारक तत्व के ऊपर जा रहा हूं। मंगल किस चीज का कारक है? मंगल भूमि का कारक है, लैंड का कारक है, घर का कारक है। उसी तरीके से वास्तु के साथ भी मंगल का कनेक्शन है। तो आपके जीवन में आपको जो वेल्थ प्राप्त होगी उसके अंदर एक रोल किसका रहेगा? वास्तु का रहेगा। एक रोल किसका रहेगा? मकान का, लैंड का, भूमि का रहेगा। ये खाली कारक तत्व के हिसाब से अभी समझो आप। फिर प्लैनेट को कैसे कनेक्ट करना, अच्छा चलो अभी एक वो भी समझाता हूं, तुरंत आपको समझ में आएगा। मंगल इस कुंडली के अंदर कौन से भाव का मालिक है? मंगल की दो राशियां कौन सी? मंगल की राशि मेष और एक 8। मेष और वृश्चिक। अभी मेष राशि कौन से घर में है? 11th हाउस में। वृश्चिक राशि कौन से घर में है? 12th हाउस में। वृश्चिक, ऋषभ नहीं, वृश्चिक। 6th हाउस। 6th हाउस किस चीज का है? जॉब का है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। तो आपको जो वेल्थ की प्राप्ति होगी वो एक तो जॉब से होगी और उससे आपकी इच्छा पूर्ति होगी। हाँ समझो, आराम से समझो। पहले तो मंगल का कारक तत्व हमने पकड़ा कि भाई मंगल का कारक तत्व क्या है? लैंड है, भूमि है, वास्तु है, जमीन है। तो ये सब चीजों से आपको वेल्थ मिल सकती है। लेकिन साथ साथ में मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव का भी मालिक है, वृश्चिक राशि, 11th हाउस का भी मालिक है, लाभ स्थान 11वां भाव, मेष राशि। मंगल की दो राशि लेनी है। फिर दोनों राशि कौन से घर में आती है वो घर को लेना है। अब वो घर जो है और ये जो घर है उसके प्रभाव आपकी वेल्थ के ऊपर देखने मिलेंगे। ध्यान से सुनना। अभी मंगल की दो राशि, वृश्चिक राशि और मेष राशि। अब मंगल बैठा है 2nd हाउस में। 2nd हाउस है वाणी का, लैंग्वेज, वाणी तो वही हो गया, वाणी का यानी कि लैंग्वेज का, फैमिली का, वेल्थ का, कुटुंब का 2nd हाउस है। अब वेल्थ के हाउस में मंगल आ गया तो एक तो आपको वेल्थ कहां से मिलेगी? मंगल के कारक तत्वों से। और मंगल जो भाव का मालिक है, यहां पर ये कुंडली में 6ठे भाव का मालिक है, 11th हाउस का मालिक है, और वो जहां पर बैठा उसके प्रभाव उसके अंदर डाल देगा।
तो मतलब छठा भाव किस चीज का है? जॉब का है। तो आपको आपके जीवन के अंदर जो भी चीजों की प्राप्ति हुई होगी, धन की प्राप्ति, वो मैक्सिमम आपको जॉब से प्राप्ति हुई होगी। हाँ। और जॉब करने से, ये जॉब और ये इच्छा पूर्ति 11th हाउस, तो जॉब करने से क्या होगा? आपको वेल्थ की प्राप्ति भी होगी और आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। ये मंगल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। बराबर। अब ये क्या है, मैंने जैसे बताया था, हमेशा ध्यान रखना, इंडिकेशन। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए D10 दशांश चार्ट देखेंगे और उसमें भी यही चीज रिपीट होगी तो वो कंफर्म हो जाएगा। बट अभी ये D1 कुंडली देख के तो ये चीज पक्की है। बराबर। उसी तरीके से अगर मंगल, ये फैमिली का भी, सॉरी, सेकंड हाउस फैमिली का है और मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, तो आपके जीवन में कभी अभी तक ऐसा हुआ है कि कुटुंब के अंदर बहुत झगड़े हुए हो? हुआ है। तो मंगल का प्रभाव आ गया। शुक्र, अभी उसी तरीके से शुक्र, तो आपको और कहां से वेल्थ मिल सकती है? शुक्र कौन से भाव का मालिक है? शुक्र की दो राशियां कौन सी? स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। शुक्र की दो राशियां, मतलब वृषभ एंड तुला। वृषभ एंड तुला। अब वृषभ राशि यहां पर कौन से घर में आ रही है? 12th हाउस। 12th हाउस में आ रही है। तुला राशि कौन से घर में आ रही है? 5th हाउस। 5th हाउस में आ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो वेल्थ की प्राप्ति होगी वो शुक्र के हिसाब से भी होगी, यानी कि शुक्र के कारक तत्वों से होगी। शुक्र यानी इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप की बात है, लेकिन उसको भी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं। अभी यहां से ये पकड़ते हैं, शुक्र 5th हाउस का मालिक है एंड 12th हाउस का मालिक है। 12th हाउस फॉरेन कंट्री का है। हाँ। 12th हाउस घर से दूर जाने का है, घर से दूर। 5th हाउस जो है वो एक तो संतान का है, 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी का है एंड 5th हाउस रेमेडीज का है। एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में तो चलो अभी आप आए हो, लेकिन मुझे खाली आप इतना बताओ कि आपका जो नेटिव प्लेस है, जन्म स्थान है, उससे दूर गए हो, उसके बाद में आपको वेल्थ की प्राप्ति हुई है? हाँ। उसके बाद ही हुई। उसके बाद ही हुई है। हाँ। आई बात समझ में? कहां से आया? तो जितना जन्म स्थान से दूर रहोगे वेल्थ मिलती रहेगी, जन्म स्थान के ऊपर जाओगे वेल्थ नहीं मिलेगी। ये कुंडली क्लियर कट बता रही है। शुक्र बैठा है और इनफैक्ट अच्छी खासी वेल्थ मिली होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो धन, वैभव, ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। अब 5th हाउस संतान, तो संतान से तो कोई वेल्थ की उम्मीद रखता नहीं है, लेकिन 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी का है। अभी आपने एस्ट्रोलॉजी में कदम रखा है, आगे चल के जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपको एस्ट्रोलॉजी से भी इनकम मिलेगी। अब जैसे यहां पर क्या चीज हो गई? एस्ट्रोलॉजी भी हो गया, जॉब भी हो गया, क्योंकि मंगल भी है, शुक्र भी है। तो आप एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म में जॉब करो, वो भी आपके लिए अच्छा है। समझ में आया कैसे होता है? और यही चीज अगर D10 में कंफर्म हो जाती है तो फिर आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर यही चीज KP से भी कंफर्म होती है तो फिर आंख बंद करके थप्पा लगा दो, फिर तो वही करना है, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है। ऊपर ऊपर से समझ में आया? राइट। अब उसी तरीके से कौन सा हाउस लेते हैं? चलो हस्बैंड का लेते हैं, बस आज ये हस्बैंड का लेते हैं, उसके बाद में मैं वापस फिर से आपको अलग अलग करवाऊंगा। हस्बैंड का एंड बिजनेस का लेते हैं, क्योंकि वो दोनों आपके लिए जरूरी है। तो हस्बैंड का नेचर, अभी देखो चंद्रमा का प्रभाव, यहां पर कोई प्लैनेट नहीं है तो हम ज्यादा गिनेंगे। मान लो यहां पर कोई प्लैनेट बैठा होता तो चंद्रमा का उतना प्रभाव नहीं आता उतना नहीं आता जितना इसका आता। ऐसा क्यों, वो भी समझ लीजिए। आपके मान लो 2 घर, एक घर यहां पे है और एक घर आपका फॉर एग्जांपल दिल्ली में है। तो आपका प्रभाव सबसे ज्यादा कौन से घर पे होगा? जो घर में आप रहते हो वो घर में, या आपका दूसरा घर दिल्ली में है उस पे? जहां रहते हो, जहां पे रहते हो उसमें आपका प्रभाव ज्यादा होगा। जो घर दूर है, भले आपके नाम पे है लेकिन दूर है, उसके ऊपर आपका प्रभाव कम होगा। तो उसी तरीके से ये घर के अंदर जो प्लैनेट बैठा है उसका प्रभाव ज्यादा होगा, जो प्लैनेट उसको दूर से देख रहा है उसका प्रभाव कम होगा। लेकिन यहां पर अगर कोई प्लैनेट ही नहीं है तो इसका प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि फिर तो कोई है ही नहीं इधर। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। क्लियर? अभी हस्बैंड की बात करते हैं, 7th हाउस चंद्र, तो क्या आपके हस्बैंड का नेचर इमोशनल है? बोलो बोलो, बहुत बहुत बोलने जा रहे थे ना, बहुत। तो क्यों बहुत वर्ड आया? क्योंकि चंद्र खुद यहां पर बैठा है, तो आप जितने इमोशनल हो उससे ज्यादा आपके हस्बैंड इमोशनल है, क्योंकि चंद्र आपके घर को तो देख रहा है
लेकिन हस्बैंड के तो घर के अंदर ही बैठा है। बट ये क्या है, D1 है, D7 सॉरी D9 नवमांश कुंडली, जो हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में और डिटेल में बताती है। उसको हम स्टडी करेंगे तो हमें फाइनल वहां से पता चल जाएगा। बट अभी की मैं बात करूं तो आपके कंपैरिजन में आपसे ज्यादा इमोशनल नेचर आपके हस्बैंड का है, क्योंकि 7th हाउस हस्बैंड का है और उसी में चंद्र बैठा है, जबकि आपके फर्स्ट हाउस को चंद्र देख रहा है। तो दोनों में फर्क आ जाएगा। अगर आप 50% हो तो वो 70% है, आप 20 हो तो वो 50 है। बराबर है, एक चीज हुई। जितना आपको घूमने फिरने का शौक है उससे ज्यादा उनको घूमने फिरने का शौक है। ये सारी क्वालिटी जो है ना चंद्र की, वो सारी आपके हस्बैंड में है, लेकिन आपके अंदर जो है उससे उनमें ज्यादा है, क्योंकि वहां बैठा है और यहां देख रहा है। अब फर्क आया समझ में, डिफरेंस कैसे होता है? इस तरीके से हमें पकड़ना है। अभी इतना ही लेते हैं। आपकी बड़ी डॉटर 5th हाउस प्रथम संतान, शनि बैठा है, आलसी, आलसी है मैच हो गया, और उच्च कोटि की आलसी होगी। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में शनि बैठा है, तुला राशि है, तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो शनि का प्रभाव और बढ़ जाता है। तो इसके लिए उच्च कोटि की आलसी, मतलब किसी को 3 बार बोलो और वो व्यक्ति काम करे, इसको 10 बार बोलो तो करे, ये चीज होगी उसके अंदर। संतान के बारे में फाइनल कंफर्म अभी आप यहां पर ना बोल सकते हो मुझे, चलो आपके केस में मैच हो रहा है, लेकिन आप ना बोल सकते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो तुरंत मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? इसको छोड़ के सीधा वो संतान की जो कुंडली है, वो कौन से कुंडली से हम देखते हैं? D7 सप्तांश कुंडली से, मुझे सीधा उसके ऊपर जाना पड़ेगा। बट यहां पर मैच हो रहा है तो आप मुझे बता रहे हो। तो ये हो गया प्रथम संतान। सेकंड संतान कौन से घर से देखते हैं? एक घर छोड़ के, परफेक्ट, एक घर छोड़ के। तो ये फर्स्ट एक छोड़ दिया, ये सेकंड। तो क्या आपकी डॉटर का और आपके सेकंड डॉटर का और हस्बैंड का नेचर बहुत मिलता जुलता है? नहीं। बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर चंद्र की इफेक्ट हस्बैंड के अंदर तो आ रही है, लेकिन आपकी D7 कुंडली के अंदर जो सेकंड डॉटर का घर है उसमें देखना पड़ेगा कौन है। चलो अभी टेम्पररी में आपको देख के बताता हूं, फिर आप मुझे खाली कंफर्म करो हाँ या ना। जो आपने टाइम दिया है मैंने अभी रेक्टिफाई नहीं किया है, खाली उसी के ऊपर से मैं आपको बता रहा हूं। सप्तांशा, 7th हाउस, जुपिटर। आपकी सेकंड डॉटर का नेचर हेल्पफुल है, दूसरों को हेल्प करती है। आगे अभी जुपिटर इधर तो किधर से दूर दूर से है नहीं, जुपिटर का तो इधर कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो कुंडली में वो कुंडली में जुपिटर की दृष्टि है और उसमें कोई नहीं बैठा है, तो तुरंत उधर से पकड़ में आ जाता है। यहां से क्या दिख रहा है? सेकंड डॉटर और हस्बैंड का नेचर में सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वो D7 से क्लियर हो जाएगा तुरंत ही। मैंने फटाक से वो कुंडली खोली, उसमें से देख के आपको बता दिया। उसका भी नेचर इमोशनल है, हाँ, लेकिन हस्बैंड के जितना इमोशनल नहीं है। ये सारी चीजों से तुरंत उससे पता चलता है। तो ये सेकंड डॉटर का हो गया, ये फर्स्ट वाली डॉटर का हो गया। अब आपके आते हैं कर्म स्थान के ऊपर। अब कर्म स्थान 10th हाउस में कोई बैठा है? नहीं, कोई बैठा नहीं है, बराबर है। अभी पहले राशि की बात करता हूं। नहीं चलो राशि बाद में। देख रहा है सेकंड 10th हाउस को कोई देख रहा है? 6 ये 10th हाउस के ऊपर कोई भी प्लैनेट की दृष्टि आ रही है? बैठा तो कोई नहीं है, लेकिन किसी की दृष्टि आ रही है। 6th हाउस में भी कोई नहीं, 4th हाउस में भी कोई नहीं है। वो देख रहा है ना, सामने देखता है ना। हाँ, तो वो मतलब कौन? 6 नंबर। 6 नंबर तो राशि है, राशि नहीं देखती है, प्लैनेट देखते हैं। तो प्लैनेट है ही नहीं वहां पर कोई। अरे वहां पर कोई नहीं है, लेकिन गुरु देख रहा है ना। 1 2 3 4 5 जुपिटर की दृष्टि है। देखो ध्यान से, जुपिटर यहां पर बैठा है। 1 2 3 4 5, पांचवें घर पे जुपिटर की दृष्टि है। 5 7 9, तो जुपिटर की दृष्टि आ गई। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन क्या बनेगा कि आपका कर्म, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन जो भी होगा उसके अंदर जुपिटर का रोल रहेगा। अब पहले क्या करेंगे, हम जुपिटर के हाउसेस को पकड़ेंगे। जुपिटर कौन से घर का मालिक है ये कुंडली के अंदर? 5 12th हाउस, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जुपिटर ये कुंडली के अंदर कौन से घर का मालिक है?
यानी कि जुपिटर की दो राशि कौन सी, चलो पहले वो बताओ। अच्छा हाँ, राशि जुपिटर की 9 और 12, मतलब धनु एंड मीन। धनु एंड मीन, हाँ। तो धनु राशि कौन से घर में है, मीन राशि कौन से घर में है? धनु राशि 7th हाउस में है बराबर। और मीन राशि 10th हाउस में है। मीन राशि 10th हाउस में है, बराबर है, क्लियर। तो इसका मतलब कि जो 7th हाउस से और 10th हाउस से जुड़े हुए बिजनेस जो कोई भी है उसके अंदर आप काम कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात कि जो 10वें भाव का मालिक है गुरु, वो कौन से घर में बैठा है? 6th हाउस में, छठे घर में बैठा है। हाँ। छठा घर किसका है? जॉब का। जॉब का है, सर्विस रिलेटेड बिजनेस का है, बराबर है। तो सीधा सीधा यहां से भी पता चलता है कि भाई आपको जो करना है वो यहां से जॉब करना है। प्लस गुरु यहां पर बैठा है और अपने ही घर को देख रहा है, और जुपिटर के पास 7th हाउस है एंड 12th हाउस है। तो 7th हाउस के जो कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन है, 10th हाउस के जो कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन है, 10th हाउस किस चीज का है? गवर्नमेंट का है। तो आपने गवर्नमेंट में जॉब की है? नहीं की है, लेकिन आपने जो कंपनी में काम किया है वो कंपनी का कनेक्शन गवर्नमेंट के काम से है? हाँ, है। आ गया कनेक्शन, तो आएगा कहां से भी, कहां से आएगा कनेक्शन, आएगा। फाइनल कंफर्मेशन D10, लेकिन यहां से इतनी तो चीज हमें पता चल जाएगी। तो जो गुरु की दृष्टि 7th एंड 12th है, तो आप कौन सा काम कर सकते हो? 7th हाउस में जो जो चीजें आती है, 10th हाउस में जो जो चीजें आती है, उसका आप काम कर सकते हो। और गुरु खुद जो कि 10th हाउस का मालिक है, वही छठे घर में बैठा है, तो आप जॉब कर सकते हो। आप जॉब रिलेटेड मतलब सर्विस रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हो। 6th हाउस से जुड़ी हुई चीजों में भी आप काम कर सकते हो। फाइनल कंफर्मेशन करना है, D10 खोलो, KP देख लो, सब जगह से टैली कर लो, आंसर आ गया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको कंजंक्शन जब समझाऊंगा, पूरा गेम चेंजर है, जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। तो जब मैं आपको वो कंजंक्शन यानी कि युति के बारे में समझाऊंगा, तो वो पॉइंट में तभी आपसे डिस्कस करूंगा। आज सब कुछ कर दूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई? हाँ। कोई डाउट यहां तक? नहीं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं। नहीं, ओके।